हेलो स्टूडेंट, आज से जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या होते हैं? बहुपद जो है वो कुछ चर और अचर संख्याओं के योग, अंतर, गुणा या भाग से मिलकर बने बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब आप कहेंगे चर संख्याएं क्या हैं? तो चर संख्याएं वे अज्ञात राशियां होती हैं जिन्हें हम हिंदी या अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे x या y या a, b। इस तरह से वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है ना। और अचर संख्याएं क्या होती हैं? अचर संख्याएं जो है वो उनका एक निश्चित मान होता है। अचर संख्याओं का एक निश्चित मान होता है जिसको हम अंकों से दर्शाते हैं, जैसे 2, 3, 5 है ना, 9 या 100। इस तरह से इसे अंकों से दर्शाते हैं। तो ये मालूम है कि 2 का मान तो 2 है ही, एक निश्चित मान है ना। 2 का मान 2 है, 3 का मान 3 है, तो 3 क्या है? अचर संख्या है। और चर क्या है? ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। इन अनिश्चित मान वाले या अज्ञात मान वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? चर संख्याएं कहते हैं। तो बहुपद क्या होंगे? इन ज्ञात और अज्ञात मान वाली संख्याओं को चाहे जोड़ दिया जाए, अंतर माने घटा दिया जाए, और गुणा यानी उनका गुणा कर दिया जाए और या भाग दे दिया जाए। इस प्रकार से जो पद बनेंगे या इस प्रकार का जो बीजीय व्यंजक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब आप ये कहेंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक क्या है? चर संख्याओं के, चर और अचर संख्याओं के योग, अंतर, गुणा या भाग से जो मिलकर संख्या बनती है वह संख्या या पद क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो जब इस प्रकार कई पदों में जो है बीजीय व्यंजक हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 4x², ये भी एक बहुपद है, या x+5 ये भी एक बहुपद है। यहाँ जोड़ हो गया। यहाँ देखिए अचर संख्या 4 है और चर जो है x है, तो x का वर्ग करके और फिर इसका 4 में गुणा कर दिया गया। तो चर और अचर संख्याओं का जो है गुणा हो गया यहाँ पर। यहाँ चर और अचर संख्या का योग हो गया। इसी प्रकार से x⁻³ - 5 लिख दो, तो ये क्या हो गया? बहुपद है। या फिर 3x² + 4x + 5, ये सब क्या है? बहुपद है। समझ में आ गया बहुपद किन्हें कहते हैं? अब हम बात करते हैं बहुपदों के प्रकार पर। तो बहुपद जो है वो पदों के आधार पर और घातों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो पदों के आधार पर एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो एकपदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसे बहुपद। एकपदी बहुपद क्या है? एकपदी बहुपद क्या होंगे? ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, एक पद हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। अभी ऊपर एकपदी बहुपद का उदाहरण ये है, इसमें केवल एक ही पद है ना, एक ही पद है, तो ये कैसा बहुपद है? एकपदी बहुपद है ना। जैसे 4x² या 4x² और ये 5x² + 2 या 5x या x³ या ऐसे ही जिसमें केवल एक ही पद हो।
वो क्या होंगे, एक पद वाले एक पदी बहुपद कहलाएंगे। उसके बाद द्विपदी, नाम में ही छुपा हुआ है। एक पदी यानी जिसमें एक पद, द्विपदी यानी जिसमें क्या हो, दो पद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद हो, उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे ऊपर दिया हुआ है x+5, एक उदाहरण जैसे x+5 हो गया, फिर x² + 2x, फिर x² + 4, ये सब क्या है, द्विपद बहुपद है। इसमें देखो एक पद दो पद, दूसरे वाले में एक पद और दो पद, इसमें भी एक पद और ये दो पद है ना। अब इसके बाद है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद वो हम किसे कहेंगे, ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद है ना। ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद, जैसे उदाहरण में ये लिखा हुआ है 3x² + 4x + 5 या 7x² + 2x + 3 या x² + 2x, x³ + 2x² + 4। इस तरह से जो है वो त्रिपद बहुपद है ना। इस प्रकार ऐसे बहुपद जिनमें चार पद हों उन्हें चतुष्पदी बहुपद कहेंगे, 5 पद हों उनको पंचपदी बहुपद कहेंगे, यानी जितने पद होंगे उतने पदी बहुपद कहलाएंगे। उसके बाद हमारा घातों के आधार पर है ना। तो ये बताने से पहले आपको बता दूं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, यह घातों के आधार पर पहले मैं बता दूं है ना। इसी में बताता चलूं घातों के आधार पर। तो पहला जो है वो रैखिक बहुपद है। एक बहुपद और है घातों के आधार पर, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिस बहुपद की घात क्या हो, जिस बहुपद की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे x⁻0 या केवल 4, यदि जैसे मान लीजिए कोई अचर संख्या लिखी है और उसके पीछे वो नहीं है, तो जो किसी भी संख्या की घात है उसका वैल्यू शून्य होता है, तो इसको हम चाहे 4 लिखें और चाहे 4x⁻0 लिखें, बात एक ही होगा। तो ये सब क्या है, शून्य बहुपद हैं। समझ में आया। उसके बाद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिस बहुपद की घात क्या हो, 1 हो है ना। अब बहुपद की घात किसे कहेंगे बताना बीच में आप लोगों को भूल गया। तो जो बहुपद लिखे हुए हैं उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अब जैसे ये बहुपद तो अकेला है, इसमें कितनी घात है, 2 घात, तो ये
द्विघात, इसकी घात क्या हो गई, 2 घात हो गई। अब ये देखो इस बहुपद में ये x है और प्लस 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x की घात 0, चाहे 5 लिखो और चाहे 5x की घात 0 लिखो। तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये बहुपद की घात 3 होगी। और इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, कोई घात नहीं लिखी है तो एक घात माना जाता है, तो इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये इस बहुपद की घात 1 होगी। और ये बहुपद देखो इसमें 2 घात है, फिर 1 घात है और फिर 0 घात है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है ना। तो ये इस बहुपद की घात 2 होगी, है ना। यानी बहुपद में जो जिस पद में उसकी घात सबसे बड़ी होती है वही घात क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। तो अब रैखिक बहुपद, तो जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है x प्लस 5, ये हो गया, है ना। इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। केवल x लिखा हो ये भी रैखिक बहुपद है ना। 4x लिखा हो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें उसकी केवल एक घात है ना, जिस बहुपद की केवल एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर अगला आता है आपका द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² माइनस 2, x² माइनस 3x प्लस 2, ये सब क्या है, इनमें सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, है ना। तो ये 2 घात बहुपद हो गया। तो अब हम बात करते हैं बहुपद के लक्षणों की या विशेषताओं की, जिसके कारण हम किसी भी जो है बीजीय व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं या बहुपद नहीं कह सकते हैं। आप कहेंगे कि आपने परिभाषा बता दी, मगर कुछ जो वो होते हैं बीजीय व्यंजक वो बहुपद होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो बहुपद किन्हें कह सकते हैं, उनके लक्षण आप लोग जान लीजिए। पहला है बहुपद में एक ही चर संख्या होती है। चर संख्या यानी जान ही गए जो संख्या जो है अक्षरों के रूप में लिखी होती है। अल्फाबेट के किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षरों में से किसी एक अक्षर का ही यूज होगा। ये नहीं कि x का हो गया तो y का भी हो जाए, तब इस स्थिति में वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे देखो आपको दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें जो चर संख्या है वो एक ही टाइप की है, ये x है ना, इसलिए ये बहुपद होगा। अब इसमें भी देख लो बहुत सारे पद हैं मगर जो चर संख्या है वो x ही है, इसलिए ये बहुपद होगा। अब ये देखिए इसको ध्यान दीजिए, x² प्लस 6y प्लस 7 है, इसमें चर संख्या अलग अलग पदों में अलग अलग है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। तो बहुपद में क्या होना चाहिए, एक ही चर संख्या होना चाहिए सभी पदों में। फिर दूसरी जो चर संख्या या चर राशि है वो कर्णी घात में नहीं होना चाहिए। कर्णी घात का मतलब ये जो वर्गमूल का निशान लगा हुआ है इसमें कोई भी अचर, केवल चर संख्या की बात कर रहा है, अचर की नहीं कह रहा है। ये 2 अचर है, यहाँ पर ये 2 अचर है, ये कर्णी घात में है, यानी रूट के अंदर वर्गमूल के निशान के भीतर है। तो इस स्थिति में इसे कहा जाएगा तो ये बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर राशि को ही वो कह रहा है कि कर्णी घात में नहीं होती है, अचर संख्या जो है वो कर्णी घात में हो सकती है। इस स्थिति में ये बहुपद है, परंतु ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर संख्या x है वो कर्णी घात के रूप में लिखी है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तीसरा गुण है कि चर राशि की घात 1
पूर्ण संख्या होती है। चर राशि जो है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप लोग जानते ही है ना, किन्हें कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, है ना। चर राशि की घात 0 से लेकर अनंत के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, मगर वो 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है जो पूर्ण संख्या कहलाती है। मगर जो अचर संख्या है वो चाहे जैसी हो, वो पूर्ण संख्या हो या पूर्ण संख्या ना हो, मगर जो चर संख्या है उसकी घात पूर्ण संख्या हो। जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x की घात क्या है? 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है यानी 0 है, तो यहाँ भी जो है ये पूर्ण संख्या है। यानी जो चर राशि होगी जो वर्णमाला के अक्षरों के रूप में लिखी होगी उसकी घात हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। अब जैसे इस वाले में देखो, ये तो बहुपद है। अब इसमें देखो x² प्लस x की पावर 1/2 और प्लस 4, तो ये जो है ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चर संख्या जो x है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है ना, 1/2 है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ x की पावर -3 और फिर ये -4, तो यहाँ कुछ संख्या नहीं लिखी, तो यहाँ x की पावर 0 है इस पद में, तो इस x की पावर एक पूर्ण संख्या है, मगर यहाँ पर -3 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा? एक बहुपद नहीं होगा। फिर चर राशि हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जो अचर संख्या है वो हर के रूप में लिखी हो सकती है। जैसे 1/2 में ये 2 हर के रूप में लिखा है, 1/3 हर के रूप में लिखा है, तो अचर संख्या की कोई जो है बात नहीं हो रही है। यहाँ पर चर संख्या की बात हो रही है जो वर्णमाला के अक्षरों के रूप में होती है, वो जो है वो हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो यहाँ पर ये बहुपद होगा। ये क्या है? बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर संख्या हर के रूप में या बटे में नहीं लिखी हुई है, अचर संख्या लिखी हुई है। अलग अलग पदों में इसके अचर संख्या लिखी हुई है बटे में, इसलिए ये बहुपद होगा, परंतु ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए चर संख्या x है वो 3 के बटे में लिखी है, यानी हर के रूप में लिखी है, इसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। तो आपकी प्रश्नावली 2.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, शून्यक किसे कहते हैं? जिसे हम हिंदी में शून्यक कहते हैं उसे अंग्रेजी में कहते हैं जीरोस। तो ये किसे कहेंगे? किसी भी जो बहुपद है, बहुपद को हल करते हैं, तो बहुपद को हल करते समय उसके उसका चर राशि का जो मान प्राप्त होता है, बहुपद को हल करने पर चर राशि का जो मान प्राप्त होता है उसे ही हम जीरो कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे आपने कोई बहुपद हल किया और उसका हल जो है x बराबर 5 आता है, तो उसे हम क्या कहें? तो ये शून्य क्या होगा? इसका 5 होगा। तो उसी प्रकार से यदि कोई बहुपद का ग्राफ खींचा गया है तो ग्राफ उसका खींचने पर वो x अक्ष को जितनी बार काटेगा वो उसका क्या कहलाएगा? उतना उसका शून्यक होगा। अब जैसे ये ग्राफ खींचा है, ये आपका x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है।
अब इस ग्राफ को ये सीधी रेखा इस तरह से गुजर रही है, तो हम देखते हैं कि ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटती है, इसलिए इसका कोई शून्य नहीं होगा। तो लिखेंगे क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटती, इसलिए शून्य बराबर 0 या इसका कोई शून्यक नहीं होगा, ये लिख सकते हैं। अब इस दूसरे चित्र पर ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये वक्र बना हुआ है। अब ये वक्र एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है, उसकी गिनती नहीं होगी, केवल एक्स अक्ष को जो काटे उसकी गिनती करेंगे। तो एक्स अक्ष को कितने जगह काट रहा है, एक जगह, तो यहाँ लिखेंगे वक्र एक्स अक्ष को एक बार काटता है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 1। अब तीसरे वाले चित्र पर ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर और 3 बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष पर ये दिया गया वक्र, दिया गया वक्र एक्स अक्ष पर 3 बार काटता है, इसलिए शून्य बराबर 3। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए, इसमें वक्र कितने बार काट रहा है एक्स अक्ष को, 1 बार और ये 2 बार। तो यहाँ पर इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य बराबर 2। क्यों? क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 2 बार काटता है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। अब इसको शून्य, इसके शून्य कितने होंगे, कितने बार काट रहा है एक्स अक्ष को, 1, 2, 3 और 4। तो लिखेंगे चूंकि वक्र एक्स अक्ष को 4 बार काटता है, इसलिए शून्य बराबर 4। अब एक वक्र का चित्र आपकी किताब में और बना हुआ है, उसको आप लोग अपने से बना करके वो कीजिएगा, और यदि न लगा पाइएगा तो कमेंट कीजिए।